संकट के दौर से गुजर रही ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने आज इस्तीफा दे दिया है। भारी दबाव के चलते उन्हें सिर्फ 45 दिन में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लिज 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री चुनी गई थी। इससे पहले उन्होंने अपने वित्त मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद उनकी गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के बीच उन पर इस्तीफे का दबाव बना हुआ था। फिर से बोरिस जॉनसन या ऋषि सुनक के पीएम बनने की चर्चा हो रही है। इस्तीफा देते हुए लिज ट्रस ने कहा है कि उन्हें जिस काम के लिए चुना गया था वो काम वो नहीं कर पाई हैं, इसीलिए अपने पद से वो इस्तीफा देना चाहती हैं। 45 दिन की पीएम लिज ट्रस अब अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। 6 सितंबर 2022 को वो पीएम बनी थी। क्या कुछ कहा उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद, सुनिए। I came into office at a time of great economic and international instability. Families and businesses were worried about how to pay their bills. Putin's illegal war in Ukraine threatens the security of our whole continent, and our country has been held back for too long by low economic growth. I was elected by the Conservative Party with a mandate to change this. We delivered on energy bills and on cutting national insurance. And we set out a vision for a low-tax, high-growth economy that would take advantage of the freedoms of Brexit. I recognise, though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. This morning I met the chairman of the 1922 committee, Sir Graham Brady. We've agreed that there will be a leadership election to be completed within the next week. This will ensure that we remain on a path to deliver our fiscal plans and maintain our country's economic stability and national security. I will remain as Prime Minister until a successor has been chosen. Thank you. तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। गीता, देखिए, साफ तौर पर लिज ट्रस ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे दौर में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री वो बनी थी जब वहां पर आर्थिक संकट बना हुआ था, अर्थव्यवस्था हिली हुई थी, वो चुनौती वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रही हैं। लेकिन क्या थोड़ा समय और अगर वो लेती तो ये स्थिति बेहतर नहीं हो पाती क्या? नेहा, अगर इस पोजीशन में कोई भी होता, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक स्थिति अभी है यूनाइटेड किंगडम की, उसको ठीक करना। और आप सही कह रही है कि अगर वो थोड़ा और वक्त लेती तो शायद चीज़ें बेहतर हो सकती थी, लेकिन नहीं भी हो सकती थी। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि जो उनके मिनी कैबिनेट के डिसीजंस थे वो काफ़ी ज़्यादा अनपॉपुलर हो गए, और न केवल लोग, जो एमपीज हैं वो भी खासा नाराज थे उन इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर और वो मिनी बजट को लेकर, जिस वजह से आपने देखा फाइनेंस सेक्रेटरी को बदला गया जो वहाँ के वित्त मंत्री होते हैं, और फिर होम सेक्रेटरी भी ने भी इस्तीफा दे दिया। तो काफी सारे प्रॉब्लम्स लिज ट्रस को फेस करना पड़ रहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात नेहा, जो लवीना टंडन भी कह रही थी और बाकी जितने एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे थे, वो ये है कि जब पार्टी के इलेक्शंस होते हैं तो एक पहला लेवल ऑफ इलेक्शन था जब एमपीज वोट कर रहे थे, जिसमें ऋषि सुनाक आगे थे। दूसरा लेवल था जहां पर पार्टी मेंबरशिप, यानी कि 1.5 लाख मेंबर्स ने वोट किया, जहां पर लिज ट्रस आगे निकली और इसलिए प्रधानमंत्री का पद उन्हें मिला। लेकिन सरकार चलाने में लोगों के या मेंबर्स की जरूरत नहीं, ये इन्हीं एमपीज की जरूरत पड़ती है, और वहां पर ऋषि सुनाक की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई और लिज ट्रस की पॉपुलैरिटी ज्यादा नहीं हुई। इसीलिए लिज ट्रस को काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा जब वो सरकार चला रही थी। अब जो है अगला कदम होगा कि फिर से कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर लीडरशिप खोजा जाएगा, फिर से इलेक्शंस होंगे। मई के जनरल इलेक्शन से पहले कंजर्वेटिव पार्टी को एक ऐसे लीडरशिप को आगे खड़ा करना पड़ेगा जो अपने पार्टी को जनरल इलेक्शंस में जिता पाए या आगे ले जा पाए। सो नेहा, चैलेंजेस बहुत हैं कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर ही, लेकिन आज के डेट में अगर लेबर का कोई
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री बनता है या फिर कंजर्वेटिव्स का, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा यूके की आर्थिक स्थिति को सुधारना। बने रहिए हमारे साथ गीता, आपके पास मैं वापस लौटूंगी, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कि लिज ट्रस ने क्यों दिया है इस्तीफा। पहली वजह, ब्रिटेन में आर्थिक संकट को लेकर उनके ऊपर दबाव था। एक ऐसे वक्त में वो प्रधानमंत्री बनी थी जब वहां पर आर्थिक संकट बना हुआ था। सांसद लगातार उन पर दबाव बना रहे थे और जैसा कि गीता बता रही थी कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ नहीं रही थी। टैक्स कटौती का वादा पूरा नहीं किया गया, जो लगातार नागरिक मांग कर रहे थे कि टैक्स में कटौती की जाए, वो वादा वो पूरा नहीं कर पाई। विपक्ष के साथ अपनी पार्टी के निशाने पर रही। कंजर्वेटिव पार्टी से वो आती हैं, उनकी पार्टी के सांसद अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे और इस प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा देना बेहतर समझा। इस हफ्ते के अंदर नाराज 2 मंत्रियों ने छोड़ दिया था पद। इसमें एक मंत्री उनके खुद के कैबिनेट के वित्त मंत्री थे और सबसे छोटा कार्यकाल दरअसल लिज ट्रस का रहा है, 45 दिन का ये कार्यकाल। इससे पहले जॉर्ज कैनिंग, उनका कार्यकाल 119 दिन का था, 1827, यानी कि एक अलग ही शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। गीता मोहन मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। गीता, अब जो अगले प्रधानमंत्री की रेस है उसमें कौन सबसे आगे चल रहा है, बोरिस जॉनसन या फिर सुनक? देखिए, ऋषि सुनक को ऑलरेडी जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं, एमपीज, उनका सपोर्ट काफ़ी था। ऑलमोस्ट 60% सपोर्ट ऋषि सुनक के पास था। लेकिन कहीं ना कहीं जो बोरिस जॉनसन लॉयलिस्ट थे नेहा, वो फिर से बोरिस जॉनसन का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि बोरिस जॉनसन को भी इतने छोटे स्कैंडल, यानी कि पार्टी गेट स्कैंडल या कोविड में रूल्स को वायलेट करना, जो काफ़ी देशों में काफी लीडर्स ने किया है, उस वजह से सरकार से जाना जायज नहीं था। तो काफी सारे बोरिस जॉनसन के लॉयलिस्ट्स हैं जो चाहते हैं कि बोरिस जॉनसन फिर से वापस आने की कोशिश करें। लेकिन आज की डेट में अगर देखें तो सबसे आगे जो फ्रंट कंटेंडर्स है वो वही है जो कंजर्वेटिव पार्टी के रेस में इस बारी थे, लिज ट्रस और ऋषि सुनक के साथ। सबसे आगे ऋषि सुनक ही नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो जेरेमी हंट, जिन्होंने भी इस्तीफा दिया था बोरिस जॉनसन की सरकार से, वो हैं। पेनी मॉर्डॉन्ट, बेन वॉलिस जो डिफेंस सेक्रेटरी थे बोरिस जॉनसन की सरकार में, ये फ्रंट रनर्स है, कंटेंडर्स हैं। लेकिन आखिरकार नेहा, वापस से अगर सेम प्रोसेस होगा और 2 डिफरेंट लेवल्स होंगे, फेजेस होंगे, जहां पे एक तरफ एमपीज वोट करेंगे, फिर पार्टी मेंबर्स वोट करेंगे, तो फिर से वही मामला आके अटक जाएगा कि मेंबर्स ने वोट कर दिया जिस इंसान को, वो अगर प्रधानमंत्री बन जाता है और उसके पास एमपीज का सपोर्ट ना हो तो सरकार नहीं चल सकती। इसीलिए आपने देखा लगातार लिज ट्रस के प्राइम मिनिस्टरशिप में भी इस्तीफा दे रहे थे। होम सेक्रेटरी ने आज इस्तीफा दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी को बदला गया जो वित्त मंत्री हैं, क्योंकि जो मिनी बजट था, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थे, वो अनएक्सेप्टेबल थे। कहीं ना कहीं आखिरकार नेहा, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गया है यूके में, वो बहुत बड़ा रीजन है कि कोई भी लीडर आज अगर आएगा तो उनके पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाएगा और चाहेंगे लोग कि कॉस्ट ऑफ लिविंग वापस से कम हो। यूके के कॉस्ट ऑफ लिविंग और इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इसमें किसी भी लीडरशिप को आकर इमीडिएटली कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है और ये जनता को भी समझना होगा, पार्टी को भी समझना होगा। कहीं ना कहीं पेशेंस सब खो रहे हैं और इसमें कंजर्वेटिव पार्टी और अनस्टेबल नजर आ रही है। तो हम क्या ये गीता माने कि वो एक ऐसे समय पर आई जब काफी ज्यादा आर्थिक संकट बना हुआ था, वो एक ऐसा समय था जब उन पर काफी ज्यादा दबाव था इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए। मेरी सहयोगी लवीना टंडन सीधे लंदन से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। लवीना, इस बात की कितनी संभावना है कि अगला पीएम चुनने के लिए आम चुनाव एक बार फिर से कराए जाएंगे ब्रिटेन में? बहुत बड़ी संभावना है और ये सबसे बड़ी संभावना है। मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त जब इस देश को सबसे ज्यादा एकता और स्टेबिलिटी की जरूरत है, उसी वक्त यहाँ की जो गवर्नमेंट है जो बहुत बड़े मत से आई थी सामने, तो बोरिस जॉनसन के वक्त बहुत बड़े मत से, बहुत बड़े मार्जिन से ये कहना चाहिए कि टोरी पार्टी जीती थी और ये आशा थी कि ये 5 साल तो जबरदस्त तरीके से निकाल देगी। लेकिन अब तक 2 प्रधानमंत्री गिर चुके हैं। तो जब एक यूक्रेन में वॉर चल रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, मार्केट इतने डावाडोल है,
इस वक्त जरूरत है स्थिरता की, इस वक्त जरूरत है एकता की, जो टोरी पार्टी में नहीं है। इसका फायदा उठाते हुए जो लेबर पार्टी है, जो इस वक्त सीधे इलेक्शन जीत जाएगी, अगर इलेक्शन होता है तो वो बिल्कुल जीत जाएगी, वो कोशिश करेगी पूरी तरह से कि जनरल इलेक्शन की तरफ सारे लोग बढ़े। लेकिन टोरी पार्टी का ये भरसक प्रयास रहेगा कि सबसे पहले तो उन्हें अपना लीडर ऑफ द पार्टी, चाहे जनरल इलेक्शन हो तब भी उन्हें अपना लीडर ऑफ पार्टी तो चुनना ही है। और उसके लिए इन्हें रूल बुक के पास, यानी 1922 जो कमेटी है, 1922 की जो कमेटी है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कैबिनेट में नहीं है, बैक बेंचर्स जो होते हैं उनकी कमेटी होती है जो रूल बनाती है। उसी ने पिछला लीडरशिप इलेक्शन जो लिज ट्रस्ट और ऋषि सुनाक के बीच में हुआ था वो भी कराया था। लेकिन इस वक्त इतना टाइम नहीं है, देखिए मई में इलेक्शन है, मई में चार्ल्स III का कॉरोनेशन भी है। तो अभी तो वही बात थी, चल रही थी कि कौन से दिन कॉरोनेशन किया जाए और कौन से दिन इलेक्शन किया जाए, जब सरकार ही गिर गई। तो मई में इलेक्शन है, कोशिश ये रहेगी टोरी पार्टी की किसी स्थिर लीडर को वो सामने लाए ताकि कम से कम इज्जत से जनरल इलेक्शन की तरफ तो जा चुके। ऋषि सुनाक के समर्थन में कितने सांसद हैं? ऋषि सुनाक इस वक्त कितने सांसद हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि पिछली बार जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच में ये चुनाव हुआ था तो ऋषि सुनाक आगे थे, नंबर 2 पे लिज ट्रस थी, नंबर 3 पे पेनी मॉर्डन थी। तो अगर 1922 कमेटी ने ये डिसाइड किया कि भाई ये करें कि जो रनर अप था, यानी जो बाकी इलेक्शन मेंबर्स में रनर अप था लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सबसे आगे था ऋषि सुनाक, उनको भी बना दिया जा सकता है। लेकिन तो आर्थिक संकट लवीना पहले से ही था, अब राजनीतिक संकट भी ब्रिटेन पर मंडरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लवीना, और साथ ही गीता मोहन हमारे साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब रुक करेंगे हिंदुस्तान से जुड़ी खबरों का, क्योंकि हिंदुस्तान में गाय को पूजा जाता है, गाय में करोड़ों लोगों की आस्था बसती है। मगर इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसी देश में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें गाय का मांस यानी बीफ खाना पसंद है, और इसी बीफ को लेकर कई बार लिंचिंग की घटनाएं हुई, कई बार विवाद हुए और कई बार हंगामा हुआ। तो एक बार फिर इसी बीफ पर विवाद गहराया है। जी हां, BHU के दुग्ध विज्ञान के प्रश्न पत्र में बीफ को लेकर कुछ ऐसे सवाल किए गए कि बवाल हो गया। दुनिया भर में गाय एक लाभकारी पशु है, मगर भारत में गाय गंगा की तरह पवित्र माता हो जाती है। लोग पूजते हैं गाय को, मगर एक बार फिर से गाय के नाम पर गदर मची है। देखिए इस प्रश्न पत्र को। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के खाद्य प्रौद्योगिकी विभाग के दुग्ध विज्ञान का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र में 3 सवाल पूछे गए हैं। सवालों पर नजर जमाइए। सवाल नंबर 1, बीफ क्या है? सवाल नंबर 2, बीफ का वर्गीकरण करें। सवाल नंबर 3, बीफ को बनाने की विधि क्या है? ये सवाल सामने आए तो छात्रों का एक धड़ा भड़क उठा। छात्रों ने सवाल उठाए कि जिन पंडित मदन मोहन मालवीय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिन्होंने विश्वविद्यालय समेत अलग अलग जगहों पर गौशालाएं बनवाई, गायों की सुरक्षा को लेकर बनने वाली समितियों के जो अध्यक्ष रहे, जिन्होंने गायों को बचाने के लिए आंदोलन किए, उनके विश्वविद्यालय में ये अनर्थ क्यों हो रहा है? इनको तो पेपर यह बनाना चाहिए कि गौशाला से क्या क्या बच्चों को लाभ हो सकता है। लाभ में दूध दही के विभिन्न प्रकार, इनको ये पूछना चाहिए। अगर आप कोई नया कोर्स चला रहे हैं, बच्चे होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, तो उनको अधिक से अधिक ये बताएं कि उसके उत्पादन कितने हो सकते हैं, उत्पाद क्या क्या बन सकते हैं, न कि आप ये बताएं कि गौ से उसके कितने प्रकार के मीट मांस बन सकते हैं। ये बहुत ही विचारशील मामला है। छात्र नाराज हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय के नए कुलपति जानबूझकर धर्म को आहत कर रहे हैं। कोर्स डिजाइन करके और प्रश्न पूछना कि बीफ और इन सभी विषयों को लेकर नितांत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, ये लगातार जो घटनाक्रम चल रहा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जो हिंदू और हिंदू संस्कृति विरोधी जो घटनाक्रम लगातार नए कुलपति के आने के बाद चल रहा है, उसी की अगली कड़ी है। इतना ही नहीं, छात्रों ने अपना विरोध विश्वविद्यालय प्रशासन के पास दर्ज करा दिया है। वो मांग कर रहे हैं कि जिन्होंने ऐसा प्रश्न पत्र बनाया, उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाए और उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। गौशाला विश्वविद्यालय में बनाया है और उसी विश्वविद्यालय में आज बीफ पर
क्वेश्चन बनाया जा रहा है, बीफ की पढ़ाई कराई जा रही है, जो कि महामना के मूल्यों के कतई अनुरूप नहीं है। इससे न केवल भावना आम आदमी के हाथ हो रही है, बल्कि हम लोग महामना के मानस पुत्र हैं और हम लोगों के सामने ऐसा कुकृत्य हो रहा है। तो जिन लोगों ने यह काम किया है, जिन लोगों ने गो हत्या को बढ़ावा देने का काम किया, उन लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र करने के मुकदमे में उचित कार्रवाई हो और विश्वविद्यालय को तत्कालीन को बर्खास्त करके एक नजीर पेश करनी चाहिए कि आगे से ऐसे विधर्मी लोग ऐसा कुकृत्य न करें। छात्रों का एक दल भले ही नाराज है, मगर विश्वविद्यालय जो बात कह रहा है उसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल BHU में कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट का एक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। इस कोर्स की शुरुआत इसी साल से हुई है। इस कोर्स में फूड प्रोडक्शन का भी एक पेपर है। इसे पढ़ाने के पीछे का मकसद सुनिए। पेपर का मकसद है कि विद्यार्थियों को भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर देश विदेश के खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी हो। ये जानकारी इसलिए भी जरूरी है कि जब विद्यार्थी अपना कोर्स पूरा करने के बाद नौकरी की तलाश में प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएं, तो वो प्रोफेशनल और वोकेशनल जरूरतों के हिसाब से खुद को तैयार समझें। लेकिन सवाल ये है कि बीफ से ही जुड़े सवाल क्यों पूछे गए? क्या ऐसे सवाल या ऐसा पाठ्यक्रम देश में और किसी विश्वविद्यालय में है? जवाब सुनिए। सेमेस्टर परीक्षा में इस पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न करिकुलम से पूछा गया था और ये करिकुलम होटल प्रबंधन में जो देश के प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जाने माने संस्थान हैं, उन संस्थानों के पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार किया गया है। इसलिए इस बारे में सेमेस्टर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में जो एक अनचाही और अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी की जा रही है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। विश्वविद्यालय प्रशासन ऐसी बातें इसलिए कह रहा है क्योंकि इस बात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि देश में बीफ खाने वाले भी हैं और भारत बीफ का निर्यात भी करता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गाय को पूजने वालों की संख्या ज्यादा है। शायद इसीलिए बीफ पर उनकी भावनाएं ज्वार भाटा हो जाती हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। अगली खबर का रुख करेंगे। एक बार फिर आरएसएस ने जनसंख्या का मुद्दा छेड़ा है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। प्रयागराज में संघ की कार्यकारिणी बैठक में जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चिंतन मंथन हुआ वो था जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या असंतुलन और धर्मांतरण, जिसे लेकर विरोधियों ने सरकार और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रेन का टिकट नहीं मिलता, अस्पताल में बेड नहीं मिलता, कॉलेज में सीट नहीं मिलती। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या दुनिया में दूसरे नंबर पर है और बहुत ही जल्दी ये पहले नंबर पर भी आ जाएगी। बावजूद इसके आबादी के संतुलन पर जब बात होती है तो बात कम, सियासत ज्यादा शुरू हो जाती है। फिर से वही हुआ है। प्रयागराज में संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई और इस बैठक में जनसंख्या असंतुलन पर चिंता जाहिर की गई। देश में जनसंख्या असंतुलन भी है और कई जगह पर इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। पिछले 50 वर्षों में ऐसी स्थिति भी आई है। भारत के विभाजन भी हुआ, सूडान का हुआ, कोसोवा का जन्म हुआ, ईस्ट तिमोर का जन्म हुआ, इंडोनेशिया को एक हिस्से को अलग करके। तो इस दृष्टि से भी एक सतर्कता, सजगता समाज के अंदर रहना चाहिए। जो दत्तात्रेय होश बोले ने अब कहा है, वही बात संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आज से 14 दिन पहले विजयदशमी के दिन नागपुर में कहा था। जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। पहले भागवत बोले, अब दत्तात्रेय बोल रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो प्रयागराज में संघ कार्यकारिणी की 3 दिनों के मंथन चिंतन का निचोड़ है। संघ ने न सिर्फ चिंता जताई बल्कि आबादी असंतुलन की वजह भी बताई। हमारे देश में कन्वर्शन होने से, मतांतरण होने से कई जगह पर संख्या हिंदुओं की कम होती है। उसके परिणाम भी भुगतना पड़ता है।
तो पहले भी हुआ है और जगह जगह पर उसकी समस्या भी आई है। इसलिए ये जो किसी न किसी प्रकार से मतांतरण करने की कई साजिश है, यह भी एक जनसंख्या को दूसरा घुसपैठी। जनसंख्या असंतुलन वाले संघ के बयान के बाद बीजेपी भी कह रही है कि जनसंख्या वृद्धि बड़ा खतरा है, मगर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव के पहले जानबूझकर हिंदू मुसलमान करने की कोशिश है ये। शंखनाद में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।